कमाने वाली वाइफ को कोई गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा, ऐसा है कोर्ट का डिसीजन कह रहा है। जजमेंट अभी का है 18 जून 2026 का है, जो कहता है कि कोई भी वाइफ अगर खुद कमा सकती है और खुद इतना कमा सकती है कि अपना भरण पोषण कर सकती है, तो ऐसे में उसको कोई मेंटेनेंस नहीं दिलवाया जाएगा उसके पति से। और इस केस में पति की याचिका को अनुमति दी है, यानी कि जो पति ने जो गुहार लगाई थी कोर्ट से कि मेरी वाइफ को मेंटेनेंस ना दिलवाया जाए, तो यहां पे उन्होंने पति की बात को मान लिया है। कैसे मान लिया, स्टार्टिंग से आपको दिखा देता हूं, और किन किन कंडीशन में हम जो है पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे सकते वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए इस केस में हुआ क्या था, ट्रायल कोर्ट ने जो है 20,000 रुपए का मेंटेनेंस लगा दिया था पति के ऊपर कि पति को जो अपनी पत्नी को 20,000 रुपए का मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब उस आदेश के खिलाफ में पति ने क्या किया, रिट याचिका लगा दी कि भाई जो ट्रायल कोर्ट थी उसके द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए यह रिट याचिका दायर की है। भाई जो ट्रायल कोर्ट ने उसको 20,000 रुपए मेंटेनेंस लगाया कि आप अपनी वाइफ को दोगे, उसने कहा जी मेरी वाइफ तो खुद कमा सकती है, फिर भी आपने मेरे ऊपर 20,000 रुपए लगा दिया। तो ऐसे में फिर उसने रिट याचिका लगाई उस आदेश को कैंसिल करवाने के लिए। वाइफ ने जो अपने हस्बैंड के ऊपर जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 12, 18, 19, 20, 21, 22 के तहत में क्या है एक मुकदमा दर्ज करवा रखा है। इनकी शादी जो है वो तकरीबन 2024 के अंदर हुई है, किसी महीने में। देखो प्रतिवादियों को उनके आवास की उपयुक्त निवास या किराया प्रदान करने के निर्देश। प्रतिवादी नंबर 1 भरण पोषण के लिए 1,13,515 रुपए तो इसने मांग लिए मेंटेनेंस के। जो डीवी के अंदर इसने जो एप्लीकेशन लगाई है कि मेरे साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उसके तहत में 1,13,515 रुपए तो मेरे को चाहिए हर महीने का खर्चा पानी। इसके अलावा 50,000 रुपए चाहिए मेरे को लिटिगेशन चार्ज, यानी कि जो मुकदमे के जो खर्चे जाएंगे ना, 50,000 रुपए मेरे को वो दिलवाए जाए मेरे हस्बैंड से। ऐसा उन्होंने पिटीशन में लिखा है, जो कि उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत में अपने पति और उसके परिवार के ऊपर लगाया है। अब यह आवेदन न केवल रिट याचिका पति के खिलाफ दायर किया गया था, बल्कि उसके ससुर, सास, बहनोई तकरीबन 7 लोगों को यहाँ पे जो है पूरे परिवार को प्रतिवादी बनाया है। और उन्होंने अदालत के अंदर रिक्वेस्ट रखी कि 50,000 रुपए तो मेरे को लिटिगेशन चार्ज है और 1,13,515 रुपए मेरे को हर महीने का चाहिए। प्रतिवादी नंबर 1 पत्नी को अंतरिम भरण पोषण के लिए भाई 20,000 की राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हुए, तो ट्रायल कोर्ट ने क्या निर्देश दे दिया कि 20,000 रुपए जो है आपको अपनी वाइफ को देना पड़ेगा। मांगा कितना था, 1,13,000 कुछ और 50,000 रुपए लिटिगेशन चार्ज, लेकिन कोर्ट ने कितना दिलवाया, सिर्फ 20,000 रुपए दिलवाया। लेकिन पति को यह भी ज्यादा लगा और वो आ गए अब ऊपर वाली कोर्ट के अंदर, और ऊपर वाली कोर्ट में आके उन्होंने क्या लगाई है, रिट लगाई है। आप मामले को समझ चुके होंगे कि भैया केस इनका क्या चल रहा है। लेकिन अगर ऐसी ही चीज आपके साथ में, भाई वाइफ जो है पढ़ी लिखी है, अच्छा कमाती है, फिर भी अगर वो मेंटेनेंस अगर मांगती है, तो उससे आप कैसे बच सकते हो वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। देखो मामले के गुण दोष के आधार पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि दोनों के बीच शादी जो है तकरीबन 2024 में किसी महीने में हुई है और 2 महीने ही वो एक दूसरे के साथ रहे हैं। चूंकि प्रतिवादी नंबर 1 काम कर रहा है, प्रतिवादी नंबर 1 यहां पे वाइफ है, क्योंकि इस केस में वो ठीक है रिस्पोंडेंट हो गई, तो यहां पे वो क्या है, एक काम करने वाली महिला है। पति की तुलना में अधिक कमा रही है, तकरीबन 3 गुना पति से ज्यादा पैसा कमा रही, तकरीबन 3 गुना। इसलिए बहुत गुस्से में थी और उसने पुलिस को झूठी शिकायत दी और काउंसलिंग में भी शामिल नहीं हुई। सिर्फ 2 महीने साथ रही है, पति से तकरीबन 3 गुना ज्यादा कमाती है और इतने गुस्से में आके उसने पुलिस को एक झूठी शिकायत दी और पुलिस की काउंसलिंग में भी शामिल नहीं हुई है। घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधान लागू करते हुए याचिका उसने दायर कर दी है। याचिकाकर्ता विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नंबर 1 हर माह तकरीबन 1 लाख से अधिक कमाती है और टोटल उसका जो वेतन बनता है एक महीने का 1,64,285 रुपए कमाती है वो एक महीने का। ये तो टोटल है, मतलब कि टीडीएस टाडीएस उसका सब टोटल इनकम मिला के 1,64,285 रुपए उसकी हर महीने की इनकम है वाइफ की। लेकिन जहां से वो काम कर रही है वहां से 1 लाख रुपया कमा रही है, बाकी कहीं और से कमा रही है। दंपत्ति का इनका कोई बच्चा नहीं है, खुद को बनाए रखने के अलावा उनके पास कोई अन्य देनदारियां भी नहीं है। भाई एक तो ये हो कि भाई मेरे को कोई कर्जा चुकाना, कोई लोन चुकाना, तो ऐसी भी कोई जिम्मेदारियां नहीं है। पति की बेचारे की तनख्वाह 57,000 रुपए, पति की 57,000 रुपए सैलरी है और उस मैडम की 1,64,000 रुपए सैलरी, तकरीबन 3 गुना। इस प्रकार प्रतिवादी नंबर 1 का वेतन याचिकाकर्ता पति की तुलना में कई गुना अधिक है, कई गुना अधिक है। और इन पहलुओं को विचार किए बिना ट्रायल कोर्ट ने क्या कर दिया, फिर भी 20,000 रुपए का मेंटेनेंस लगा दिया कि पत्नी जो है 20,000 रुपए की मेंटेनेंस की हकदार है। लेकिन वो हकदार एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि वो पति से भी 3 गुना ज्यादा पैसा कमा रही, ऐसा दलील दी है पति के एडवोकेट ने। अब देखो, अब आपके अनुसार क्या होना चाहिए, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। देखो हम सिर्फ केस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, किसी की भावनाओं को हम ऐसा कुछ हमारा ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है। लेकिन आप लोगों को क्या पर्सनली लग रहा है कि क्या फिर भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भले ही आप कोई लड़की है, आप अपने पक्ष को ना रख के
आप पूरे समाज के बारे में सोचें। आप कोई लड़के हैं तो आप भी पूरे समाज के बारे में सोच के देखो कि क्या ये सही है या फिर गलत है। अब देखो, अब लड़की ने क्या जवाब दिया। लड़की ने कहा कि हाँ मैं कमाती हूं 1 लाख रुपया महीने का। उसने डिनाई नहीं किया, उसने कहा कि मैं कमाती हूं 1 लाख रुपया महीने का, लेकिन मैं एक लौती बेटी हूं मेरे माँ बाप की। वो एक अकेली संतान है अपने माँ बाप के, माता पिता की एकमात्र संतान है वो, और वो 1 लाख रुपए कमा रही है। वो इसको क्या कर रही है, मान रही है, एडमिट कर रही है। लेकिन वो कह रही है कि जब मेरी शादी हुई तो तब सभी ऋणों को चुकाने के लिए बाध्य है। भाई मेरी जो शादी हुई थी वो हमने लोन लेके की थी, अब लोन तो मैं ही चुकाऊंगी, मेरा कोई भाई या कोई और बहन थोड़ी है। माँ बाप की इकलौती बेटी हूं, मेरे माँ बाप ने जो शादी की लोन लेके की है, और लोन चुकाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इसलिए मैं 1 लाख तो कमा रही हूँ, लेकिन बचता कुछ नहीं है। इसलिए ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता नंबर को 20,000 रुपये राशि भुगतान करने का निर्देश दिया है। और वो भाई क्या चाहती है कि वो इनकी रीट याचिका खारिज कर दे। 20,000 जो दे रहा है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ। वो 20,000 में भी कह रही है कि 20,000 में मैं खुश हूं, मेरे को और ज्यादा नहीं चाहिए, बस इनकी ये रीट याचिका खारिज कर दो। अब यहां पे आप समझ गए होंगे कि मुख्य केस क्या है। अगर आपके साथ में भी कुछ ऐसा है तो एक चीज बता देता हूं, काफी सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, काफी सारी हाई कोर्ट की भी जजमेंट है। ये भी एक हाई कोर्ट की जजमेंट है, बेंगलोर हाई कोर्ट की। जो वाइफ खुद कमा सकती है ना, खुद का भरण पोषण कर सकती है, तो वो मेंटेनेंस के हकदार नहीं है। ऐसा प्रोविजन है सेक्शन 144 के अंदर, सेक्शन 144 BNSS के अंदर, CRPC 125 आपने सुना होगा। ठीक है, बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि कोई वाइफ अगर खुद अर्निंग है, खुद का भरण पोषण अगर कर सकती है, तो फिर उसको पति से मेंटेनेंस ना दिलवाया जाए। या फिर अगर वो इतनी पढ़ी लिखी है या फिर उसके अंदर इतना स्किल है कि वो खुद कमा सकती है, लेकिन वो उस कंडीशन में जब उसका पति नॉर्मल कमाई कर रहा हो। एक होता है ना, पति महीने के 10 लाख कमा रहा है, उसकी वाइफ क्या पता PhD हो, तो ऐसे केस में नहीं। ऐसे केस में इसलिए नहीं क्योंकि उसके हस्बैंड ने शायद उसको जॉब ना करने दी हो, क्योंकि हाई लेवल प्रोफाइल केस हो गया। अब हाई प्रोफाइल केस हो गया तो भाई बोलते हैं ना कि बड़ी फैमिलियों की लड़कियां जो है नौकरी नहीं करती है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं करती हैं, एक समाज में एक मिथ है कि नहीं करती हैं। तो ऐसे में जो है उस केस में कोर्ट दिलवा सकती है। लेकिन पति मान के चलो कमा रहा है बेचारा 10-15 हजार, वाइफ भी अच्छी है, एजुकेटेड है, अच्छी स्किल है, तब ऐसे केस में फिर कोर्ट जो है मेंटेनेंस नहीं दिलवाती। भाई आप भी बराबर कमाने के लायक, और ये बेचारा कमाई कितना रहा है, 10-15 हजार रुपए। और आज के टाइम पे 10-15 हजार होता क्या, 10 से 15 हजार में तो अच्छा एक किराए का मकान नहीं मिलता है। एक अच्छे कस्बे की बात कर रहा हूँ, गांव में तो खैर मिल जाएगा, कस्बे की। अब यहाँ पे अच्छा, किसी को ये है कि भाई मेरी वाइफ अर्निंग कर रही है लेकिन मेरे को इनकम नहीं पता, तो ऐसे में तो आप वहां पे उसकी इनकम जानने के लिए RTI भी लगा सकते हो। अगर वो गवर्नमेंट है तो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप जान सकते हो कि आपकी वाइफ की कितनी सैलरी आ रही है RTI लगा के। लेकिन अगर आपकी वाइफ कोई प्राइवेट काम से पैसा कमा रही है तो ऐसे में आप जो है उसकी इनकम जो है उसकी बैंक अकाउंट से पता कर सकते हो, और उसके लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी। कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी, कोर्ट उसके पैन कार्ड से उसकी इनकम दिखा देता है कि उसके खाते में कितना पैसा आता है हर महीने, अगर वो किसी प्राइवेट कंपनी से पैसा कमा रही है तो ऐसे में भी आप उसकी इनकम को जो है प्रूफ कर सकते हो। तो अगर ये सबूत आपके पास में है तो शायद आपका मेंटेनेंस भी बच जाए। आगे देखते हैं। मौजूदा मामले में प्रतिवादी नंबर 1, पत्नी की आय जो है पति की आय से अधिक है। देखो कोर्ट कह रहा है पति की आय से अधिक है, तकरीबन हमने देखा 3 गुना है। वो 57,000 रुपए कमा रहा है, वो तकरीबन 1,60,000 प्लस कमा रही है। इसलिए अपने स्वीकृत आय के साथ जो 1 लाख है, यानी कि 1 लाख तो उसने एक्सेप्ट किया, एडमिट किया है। एडवोकेट तो कह रहा है कि इनकी सैलरी 1,60,000 से ज्यादा है, लेकिन उसने एडमिट कितना किया है, भाई मैं 1 लाख कमाती हूँ, फिर भी तकरीबन डबल। वह खुद को बनाए रखने के भाई लायक अपना बहुत अच्छा कमा रही है। इसलिए पति की उसकी कमाई यानी कि 20,000, पति की टोटल आय है 60,646 रुपए। प्रति माह की राशि का भुगतान करने का आदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो 60,000 कमा रहा है, उसमें से 20,000 रुपए उसको देने पड़ गए, और वो 1 लाख रुपए कमा रही है फिर भी 20,000 ले रही है। तो कोर्ट ने यहाँ पे कर दिया 20,000 देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस न्यायालय का विचार है कि चुनौती के तहत आवेदन कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है और रीट याचिका का निपटान किया जाता है और रीट याचिका की अनुमति दी जाती है। रीट याचिका किसने लगाई है, रीट पिटीशन लगाई है हस्बैंड ने, और हस्बैंड की अगर पिटीशन एक्सेप्ट होगी इसका क्या मतलब होता है, वो केस जीत चुका है। यानी कि वो जो चाहता था वो हो गया। वो क्या चाहता था कि मेरा मेंटेनेंस हट जाए, उसको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, 20,000 रुपए यहां से हटा दिए। तो फिर जो ट्रायल कोर्ट था उसके आदेश को रद्द किया जाता है। मामले के गुण दोष के संबंध में न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी केवल आक्षेपित आदेश की वैधता निर्णय के लिए है और मान्य इसका कुछ नहीं है। और यह जजमेंट आ गया आपका 18 जून 2026 का। लेकिन काफी सारे लोगों के मन में ये आता है, हमने भी तो प्रूफ दिए कि वो इनकम कमा रही है अच्छा खासा, फिर भी कोर्ट ने मेंटेनेंस लगा दिया, तो हमारा तो ऐसा नहीं हुआ। तो ये भी तो कोई एडवोकेट साहब ही होंगे
है ना। अपनी अपनी एक प्रैक्टिस का फर्क होता है। अब ये इस केस में जो एडवोकेट साहब है उन्होंने तो मेंटेनेंस से हटवा दिया उनको, तो फिर तो एक बात होती है अपनी अपनी एक प्रैक्टिस की। तो ये मत सोचा करो, कंपैरिजन मत किया करो कि भाई इस केस में तो हट गया, हमारे वाले में नहीं हटा। तो क्या पता आप वाले में कोई केस में किसी पिटीशन में कोई दिक्कत आई गई या फिर किसी दलील में कोई दिक्कत आई है, कहीं ना कहीं तो दिक्कत आई होगी ना, वरना ये भी तो कोई एडवोकेट साबित है। तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अदर किसी भी जजमेंट के साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो। कमेंट बॉक्स खुला है। किसी भी कानूनी कोई भी किसी प्रकार की अगर आपको कानूनी जानकारी चाहिए आप मेरे को कमेंट कर देना, उस टॉपिक पे हम आपको जानकारी जो है बना के दे देंगे। और किसी भी केस में कोई भी काम करने से पहले ना आप अपने एडवोकेट से राय जरूर लें। थैंक यू।